उसके बाद फिर फेज़र की वजह से हमारी जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशंस थी इंटो डिफरेंशियल इक्वेशंस उनको देखा कि कितना ज़्यादा ईजी होती है। यानी कि टाइम डोमेन में अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में यानी कि फेजर्स के साथ उसको जस्ट आपको जे ओमेगा से उसी फंक्शन को फेजर के मल्टीप्लाई करना था या इंटीग्रेशन करते हुए उसी से जे ओमेगा को डिवाइड कर देना। ओके, वेरी गुड। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर उसमें वोल्टेज और करंट फेजर की फॉर्म में किस तरह से आपस में रिलेटेड है। तो हमने देखा कि रेजिस्टर्स में वोल्टेज और करंट इन फेज सेम फेज के साथ चलेंगे, जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर में ये लोग आउट ऑफ फेज होंगे। कोई कंपोनेंट लीड कर रहा होगा, कोई लैग कर रहा होगा, रेल पर कौन सा होगा, उनमें कैपेसिटर में वोल्टेज इशू रेल पर है और इंडक्टर में करंट, तो ये सारा कुछ हमने देखा। और उसके बाद लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस क्या चीज़ है, जो इससे पहले रेजिस्टेंस की रेजिस्टर के लिए अब अगर एक हमारा कंप्लीट सर्किट होता है RLC, RC या RL, ओके, तो वो क्या ऑपोजिशन ऑफर करता है जब उसको AC सिग्नल की तरह ऑपरेट किया जाता है। इस चीज़ को हमने इम्पीडेंस का नाम दिया, जो कि रेशो है वोल्टेज और करंट की किसी भी कंपोनेंट में। तो हमने देखा कि फॉर द केस ऑफ रेजिस्टर जो हमारी रेजिस्टेंस थी वही इम्पीडेंस कहलाई, लेकिन फॉर द केस ऑफ इंडक्टर जे ओमेगा एल जो आपकी इंडक्टेंस थी मल्टीप्लाई बाय आपकी फ्रीक्वेंसी और इमेजिनरी कंपोनेंट है वो, और 1 और जे ओमेगा सी फॉर द केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक, लास्ट में जो हम देख पाए थे वो था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर ये बात हो जाए और साथ ही हमने देखा था कि इम्पीडेंस मैक्सिमम और मिनिमम हो जाए तो फिर क्या होता है। तो हमने ये देखा कि इंडक्टर कैपेसिटर और कैपेसिटर इंडक्टर हो जाता था एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो रिस्पांस कैपेसिटर इंडक्टर नहीं बना था जैसा वो बिहेव कर रहा था। फॉर एग्जांपल एट DC या लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर एज ए ओपन, तो एट हाई फ्रीक्वेंसी वही कैपेसिटर उसी वैल्यू का एज अ शॉर्ट, एंड सेम इज अबाउट द इंडक्टर जो जिसकी रिस्पांस था। यहाँ तक हम लोगों ने बात की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी हमने इसको देख लिया। और लास्ट की हमारे पास इम्पीडेंस से हमारे से रह गई, सॉरी ओके, जो लास्ट चीज हमारे पास थी वो पोलर फॉर्म में आपके पास इम्पीडेंस आ गए। तो वही सब कुछ जो कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन और पोलर के अंदर कन्वर्जन करते थे, सेम चीजें, लेकिन मैं इसको रिवाइज करूँ। और ये था आपके पास, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल x जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, अगर आप इसको लिखना चाहें पोलर फॉर्म में तो ये ऐसे होगा। अगर कन्वर्जन करना चाहें तो ओके, एंड होगा जो लास्ट का मैंने आपको पास, ठीक है। और क्या करिए y over x means x over r, ये x आपके पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी टेक्निकली नेम इसका y उसका सर रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस, ठीक है। द ऑपोजिशन offered by the resistor, the opposition offered by the inductor or capacitor या इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जैसा भी आपका सर्किट था। तो ये वो वाला पोर्शन हो जाएगा। यानी कि हमने ये देखा था कि रिएक्टेंस हमें ये बताएगी कि हमारे सर्किट में मौजूद कैपेसिटर या इंडक्टर या दोनों मिलकर कितनी ऑपोजिशन ऑफर कर रहे हैं, और जो रेल पार्ट था रेजिस्टेंस वो ये बताएगी कि हमारे सर्किट में मौजूद रेजिस्टर्स कितनी ऑपोजिशन ऑफर कर रहे हैं। क्यों अब्दुल्ला, पक्की बात है? नहीं, समथिंग बताओ जल्दी करो, बोलो भाई। अगर हमें
ये वाली वैल्यूज गिवन हो, ये निकालनी हो तो आपका सा r को sin थीटा, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपके पास आ गया। तो जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होगी दैट वाज r जो रेडियस तो आपको ठीक है, वही सारे फॉर्मूला जस्ट आपकी ये वैल्यूज जो है डिफरेंट। ओके जी, याद है बात मुझको अब्दुल्ला सही चल रहे हैं, फॉर्मूला सही पुराने वाले हैं, ठीक है, वो था फॉर्मूला था कि x इक्वल टू r cos थीटा तो आप हमारे सर्किट के कंपोनेंट्स के मुताबिक रेजिस्टेंस इक्वल टू आपकी इंपेडेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू और जो आपका फेज रिएक्टेंस, ओके, तो फॉर्मूला वही थे, हम अपने सर्किट की जो टर्म्स हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं। साले बात ठीक है भाई? ओके, सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंपेडेंस। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इंपेडेंस के साथ की जो क्वांटिटी है सो सॉरी बेटर यस सर, ठीक है, यस सर। कैसे लगता है? ओके, सो जी इंपेडेंस के साथ एक और क्वांटिटी जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम इंपेडेंस से जब हैंडलिंग डिफिकल्ट हो जाती है तो फिर हम इस क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑपोजिट काइंड ऑफ नाम मिलने के इंपेडेंस के कहलाती है एडमिटेंस, ठीक है। इसी हम इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर मुझे वो तमाम क्वांटिटीज जो यहाँ पर थी इनको रिप्रोड्यूस करना पड़े तो लेट्स सपोज C के लिए आपके पास क्या था, रेशो किसकी थी, सो एडमिटेंस किसकी रेशो हो गई, करंट ओवर वन, ओके। जिस तरह हमारे पास इंपेडेंस दो पार्ट्स पर ऑपोजिशन offered by the resistor plus opposition offered by the other two components, इसी तरह ही हमारे पास जो एडमिटेंस है वो भी दो पार्ट्स पर है, ओके, G plus delta G. This G is called good. It's the real part of admittance, conductance. ये जो B है इसको हम कहते हैं सब्सट्रैक्ट। अच्छा, अब ये क्या होता है? ये दो नई टर्म्स आती हैं हमारे पास। किसी भी सर्किट में जो कि AC सिग्नल पर ऑपरेट कर रहा हो या ये हमारे DC का कोई सर्किट फेजर्स साइनसॉइड्स जिसकी इनपुट है उसमें वो प्रॉपर्टी जो कि रेजिस्टर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो रेजिस्टेंस यहाँ पर ये थी कि ऑपोजिशन ऑफर कर रहा था, रेजिस्टर जो ऑपोजिशन ऑफर कर रहा था टू फ्लो ऑफ द सिग्नल्स, फ्लो ऑफ करंट, उसको हमने कह रहे थे रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इसके उलट है, ऑपोजिशन का उलट अलाउ कर रहा है चीज, ठीक है, ईजीनेस प्रोवाइड करना, मुज़ाहमत ना करना, ठीक है, टू कॉल देम वेलकम, आओ जी आया ना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो ईज प्रोवाइड कर रहा है आपके सिग्नल को, उसका मेजर या उस क्वांटिटी को आप देखो कितनी आसानी प्रोवाइड कर रहा है
तो फिर हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, जिस तरह लोहा जो है, आयरन या कॉपर जो है, उसकी कंडक्टेंस बहुत कम है, जबकि लकड़ी की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसको आम अल्फाज में बोलूँ, क्यों सर? थैंक यू। ठीक है मुस्तफा, आसानी, कॉपर बहुत ज्यादा आसानी से चार्जेस को या करंट को फ्लो करवाता है हमारे आम एक्सपेरिमेंट में, जबकि लकड़ी बहुत मुश्किल से। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ये सर्पेंट्स अगेन easiness or welcoming behavior of conductor or capacitor are the combination. ओके, हमने लास्ट टाइम जब बात की थी तो इसमें प्लस माइनस होने पर लीडिंग इंडक्टिव लोड लैगिंग, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशंस की हुई है। ठीक है, अब्दुल्ला प्लीज रिवाइज करना है लाइक दैट। ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ओके, ठीक है जी। अगर हमने इनकी कन्वर्जन्स देखना हो तो हम सिंपली ठीक है, अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दें, ओके, ओके, यस सर, क्या मतलब है? श्योर श्योर जी सर, माइनस है, इसका स्केल ठीक है, ओके, वेरी गुड, सॉलिड। तो बात समझ आ रही? आधी कॉम कह रही थी कि यहाँ पर माइनस आएगा, आधी कॉम कह रही थी कि प्लस आएगा। लेकिन अब सिखाने बहुत कम है तो हम आपको फैसला छोड़ के या आप इसकी क्वेश्चन पूरी कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक है। हम अपने टॉपिक पे आना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट लेक्चर का टॉपिक है। ओके, अब अगर मैं दोनों साइड्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है, कंपोनेंट जो है, उनको इक्वेट करना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि जो मेरी कंडक्टेंस है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और जो ससेप्टेंस है उसको माइनस उसको माइनस से क्या करें, 1/j। ओके, ठीक है, ये बात भी हम मामूली पर छोड़ के चलते हैं। जी और उसकी वैल्यूज हमने वैसे ही रख देंगे। जी सर, एनीवेज वेरी गुड, ठीक है, बात में अगर मैं इसके क्विक एनालिसिस करूं एसी से डीसी में जाने के लिए, ओके, क्या अगर ये बता कि हमारे पास जो है ये वाला क्वेश्चन है, अगर मैं अपने सिस्टम की, अपने सर्किट की रिएक्टेंस जीरो कर देता हूँ तो मेरा जो सर्किट है, इंडक्टर और कैपेसिटर वाला जो पोर्शन है उसके लिए, ठीक है, वो कोई मुज़ाहमत ही नहीं कर रहा, अपोजिशन ही कोई नहीं दिख रहा है। आप इंडक्टर इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा? यस सर। सर थैंक यू, बस इतना ही याद भी जाना चाहिए। ठीक है, अब आपकी वो मैचिंग हो गई इस इक्वल टू आर। अगर इंडक्टर कैपेसिटर नहीं होते हैं, रेजिस्टिव लोड एडमिटेंस रेसिप्रोकल है इम्पीडेंस में, जो कि यहाँ से बात मतलब सेम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये टर्म जीरो हो जाए ससेप्टेंस है ही नहीं, क्यों? क्योंकि उधर का पास ये भी जीरो। ओके, ठीक है, so ये जस्ट क्विक मैथमेटिकल की एनालिसिस इनका नो डाउट ये वाली टर्म्स जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस हैं ये आपके फिजिकल सर्किट्स में काफ़ी इस्तेमाल होने वाली हैं। लेकिन चूँकि साइंस में
जस्ट मैथ्स के जादू थे जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने देखे, इसलिए उसको क्विकली लेकर चले। लेकिन अगर कोई सवाल है आपको, कोई बात समझ नहीं आई, पूछो, कोई बात समझ आ गई? ओके जी। ससेप्टेंस बेसिकली वो ईजनेस है या वो सहूलत है जो कि आपका इंडक्टर, कैपेसिटर और एंड है, इंडक्टर या जो भी आपका सर्किट में है वो आपके सर्किट में प्रोवाइड है सिग्नल को फ्लो करने। ठीक है, इसका उल्ट क्या था, वो मुज़ाहमत या वो ऑपोजिशन जो कि आपके यही कंपोनेंट्स इंडक्टर और कैपेसिटर्स आपके सर्किट में मौजूद सिग्नल को फ्लो करने देते हैं। ठीक है, मुज़ाहमत नहीं है तो क्या होना चाहिए? अगर मुज़ाहमत नहीं है सर तो बहुत ज़्यादा आसानी होनी चाहिए सर। ठीक है, तो ये तो कहला कि नाम मुज़ाहमत है और ना ये आसानी होम्योपैथी काइंड ऑफ, तो कहीं गलती की हमने? बी की वैल्यू क्या है? नहीं, वो तो यहाँ पर हमने किया ना कि मुझे कोई टॉपिक भी करना है, इसीलिए बात करने में आपको काम है। जी सर, क्या करना है? आपने कॉमन लिया है उसके क्या चीज़? एक्स ओवर एक्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर मैं एक्स का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ आप सही ओके। एक्स की वैल्यू 0 होगी तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर या फिर आप इसको यहाँ से भी लिख 1/इनफाइनाइट 1/0 इनफाइनाइट ओके, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0 1/इनफाइनाइट 0। ठीक है, देखिए ससेप्टेंस जो है वो 0 ही चलेगी, लेकिन कोई परेशानी तो लग रही है ना, कोई गुत्थी जो है कि अगर वो रिएक्टेंस नहीं कर रहा है, मुज़ाहमत नहीं कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा वेलकम करना चाहिए ना, फिर ईजनेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए मुज़ाहमत की एब्सेंस में। सर लेकिन ये इंडक्टर कैपेसिटर स्टोर भी तो करते हैं। इंडक्टर कैपेसिटर है ही नहीं, तभी तो ये रहेगा, इसीलिए टर्म्स ऑफ 0 और x की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि आपको सर्किट के अंदर वो कंपोनेंट लगाए नहीं होंगे। रजिस्टर था ना, शॉर्ट वाली कल वाली बात दोबारा से ये रजिस्टर होकर कर रहा है, इसकी बजाय एक तार लगा दी, उसका कहते हैं रजिस्टर 0 शॉर्ट हो गया, मींस यहाँ पर रजिस्टर है ही नहीं। ओके, तो वहाँ पर जो इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए थे वो मुज़ाहमत की j ओमेगा l, ठीक है, इम्पीडेंस का पार्ट वो है ही नहीं, इंडक्टर भी 0 है, फ्रीक्वेंसी तो 0 नहीं होगी ना, सर्किट ऑपरेट कर रहा है, रजिस्टर सर्किट। ओके जी, ये बात पहुंची है थोड़ी बहुत? जी सर। साल है तो कल फर्क नहीं गैस करते, ठीक है। ओके, एग्जांपल 9.9 मुझे पता है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ आज, अगर कहीं से कोई चीज मिस होती है तो आप मुझे वहाँ पर निकाल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब बहुत ज़्यादा हाँ अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.9 एक छोटा सा है, इसको हम लेके चलते हैं कि अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स टाइम के लिए
साइनोसॉइडल सिग्नल एंड काइंड ऑफ ट्री। ये इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू इसके साथ 4 ओम का रेजिस्टर और एक 2 हेनरी का इंडक्टर कनेक्टेड है और जो आपसे इंटरेस्टेड है वो वोल्टेज में इंटरेस्टेड है। अब्दुल्ला डिटरमाइन वोल्टेज एंड करंट है। ओके हाँ अब्दुल्ला क्या कह रहे थे? पीछे मुड़ के बात करते हैं, पूछ रहे थे, कुछ बता रहे थे, कैसे उस एक्सप्रेशन देख रहे थे, कैसा लग रहा है? सर मुझे लगा था ऐसे पहले से घुमाया लेकिन ओके जी, एक बहुत ही सिंपल सा आपके पास सर्किट है। अब्दुल्ला ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं रेजिस्टर और इंडक्टर, ये आपस में किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ कनेक्टेड है? सीरीज में ये दोनों आपस में कनेक्टेड, ठीक है। सो अगर मैं इनकी इम्पीडेंस को या सर्किट की टोटल इम्पीडेंस को देखना चाहूँ, दैट इक्वल टू 4 प्लस 0.2 4 प्लस 0.2 हेनरी सर सर सॉरी 4 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर ओके ठीक ठीक है सर बोले यस सर मल्टीप्लाई यस सर, ये कहना चाह रहे हैं कि यस सर ठीक है, जो आपकी इंडक्टर की वैल्यू थी उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करनी। हाँ जी शायद क्या होगी? इम्पीडेंस मुझे चाहिए इस सर्किट की, इस सर्किट यहाँ आप ठीक है, इम्पीडेंस इक्वल टू R प्लस क्या है सर? R प्लस आएगा जी आपकी वैल्यू 4 डिग्री प्लस मेगा की वैल्यू हाँ जी क्या है वो? जे नहीं आएगा सर, मेगा अच्छा जे आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा ओके जे अब क्या मेगा की वैल्यू है क्या है वो? 10 और फिर सर है क्या है आपकी वैल्यू? 0.2 है ठीक है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2 यस सर बोल तो जाओ ना। यस 0.2 मल्टीप्लाई 500 ये हमारे सर्किट की इम्पीडेंस होती है, ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस जिसको हम कहते हैं कि यहाँ हमारा सवाल ये है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये सीरीज में है, तो मुख्तलिफ करंट जो है वो इन दोनों कंपोनेंट्स में फ्लो करेगा। सर केसीएल लेवल सर मुख्तलिफ वोल्टेज होगा करंट सेम रहेगा। ओके, सीरीज में करंट सेम रहेगा। मुझे साथ साथ तुम लोग बताते रहो ना, मुझे तो नहीं पता ना साले, इतनी गहराई की बात तो नहीं मुझे ये बताओगे ना कैसे बताओगे? तो आप लोगों के मुताबिक या केसीएल के मुताबिक सीरीज के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो वहाँ पर करंट सेम रहता है। तो उसका मतलब है कि सर्किट का करंट हो जाए या इस रजिस्टर का करंट हो जाए या इस इंडक्टर का करंट हो जाए सेम जबकि वोल्टेज इसके अंदर मुख्तलिफ होगा। डिफरेंट है। ओके, एक चीज जो हम देख रहे हैं वोल्टेज सोर्स है जो हमारा सर्किट है, जैसे मैं इसको
ठीक है जी सर। ओके सो साले इस कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकता है क्या है? ओके क्या सर्किट में कोई हेल्प मिल सकती है? नंबर की बात कर रहा हूँ तो फार्मूला आपको बता दिया बिल्कुल ठीक है। क्या सर्किट से आपको हिंट मिल रहा है कि इस कंपोनेंट के बेस जिसकी इम्पीडेंस दी है क्या वोल्टेज होगा? अच्छा चल हम एक तरफ करते हैं, एक सेकंड यहाँ पर ये टर्म है पहले आईडी निकाल एक मिनट यार साले साले मेरा सोच रहा है यार सोच सकते हैं लेट इट ठीक है ओके ये पहले आएगा निकाल लेंगे लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर ये है कि क्या अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप इस कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं कि नहीं? अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब्दुल्ला यू वांट टू हेल्प मी? यस सर। जी प्लीज बताएं। सर बी दिया होगा, सी भी दिया होगा। बी क्या दिया नहीं यार बी क्या दिया फेजर फॉर्म में वोल्टेज क्या है? 20 बोले 20 बोले 30 ओके ये वो वोल्टेज है जो इस सर्किट को प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक? हाँ जी अब दोबारा सवाल वही है सर बी हमारे पास है, सी भी है, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू हमें फिलहाल मेरा जो सवाल है वो आप जरा साले एक सवाल पूछे है वो हेल्प कर इस सर्किट में इस इंपीडेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इधर गौर करना इस सर्किट को गौर से अब्दुल्ला तुम भी अवैस क्या कहते हैं? कामरान कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली से करते हैं +90 ऊपर जो टाइम के लिए स्क्रीन कन्वर्ट करना है फेजर में। ये फेजर में ऑलरेडी है ये फेजर में स्पेशल है। अच्छा आप शायद क्या रहे हैं कि साइन थीटा को साइन में लिखते हैं इट्स ओके फिलहाल उसने इनपुट साइन में दी है तो आउटपुट वो साइन में ले ले नॉट वरी अबाउट साइन और कोसाइन ये साइन की फेजर फॉर्म आ गई ओके जी अब क्या कहते हैं सिर्फ जे मेगा में हमारे पास वो वैल्यू जे मेगा की वैल्यू जो है हां जी वो 10 जे 0.2 है बी ओवर नहीं तो आप 3 की वैल्यू निकालते हैं 3 को बी तो हमें गिवन है किधर गिवन लोग निकालने यस सर। नहीं मुझे मसला ये हो रहा है कि इसके क्रॉस क्या वोल्टेज है ये तो इनपुट वोल्टेज है ना जो कि इस सर्किट को पूरे दिया जा रहा है तो ये जो 4+2 आयोटा ओम इंपीडेंस है इसके क्रॉस वोल्टेज की क्या वैल्यू है बस कंप्लीट वोल्टेज मतलब कोई और सोर्स लगा ही नहीं होगा सारा सोर्स उस पे ही जाएगा ओके कोई और सोर्स लगा ही नहीं ठीक है हाँ भी शायद उसको काम
शोएब को जवाब आ गया वैसे, शोएब सोच रहा हूँ शोएब बता दोगे जवाब? ठीक है, ये बात इसकी सही है, जवाब तो ठीक है लेकिन कोई रीज़न थोड़ी सी अगर बेटर होता है। मुश्तबा एक हिंट तो मैं दे चुका हूँ सर्किट बना के, और दूसरा हिंट ये कि सीरीज में करंट बराबर होता है। सीरीज में भी करंट बराबर होता है और पैरेलल में भी करंट बराबर होता है। शायद ऐसा ही है पैरेलल, हाँ वोल्टेज पैरेलल में सेम। चल तो नहीं बात अभी चला ना चलाओ ना अभी। जैसे ही आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये दोनों कंपोनेंट्स पैरेलल में हैं, ये इंपेडेंस और ये वोल्टेज सोर्स पैरेलल में है, तो आपके लिए ये बात आसान हो गई कि ये वोल्टेज ठीक, इस वोल्टेज के साथ ही ये वाली चीज आपको कि इस इंपेडेंस में इस करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट्स योर गिवन वोल्टेज। जी जैसे आपकी मर्जी, लेकिन वहां से फिर आप फेजर्स को इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बस आपको जमा नहीं कर रहे हैं इंपेडेंस की वैल्यू जो आपके पास कंडीशन में है उसको फौरन आप पोलर फॉर्म में रखें। ओके, अभी तक के लेक्चर्स में क्विज़ेस में हमने आपको कार्टेशियन से पोलर कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया ताकि आपको ये वाले कन्वर्जन भी फिंगरप्रिंट करा सकें, लेकिन एग्जाम्स के लेवल तक जाते हुए हम आपको ये आसान दे देंगे कि आप काफ़ी कन्वर्जन कर देंगे। तो आपको पता है कि कैलकुलेटर से आप किस तरह से कार्टेशियन से पोलर, पोलर से कार्टेशियन में जा सकते हैं। साले पता है, नो नीड टू वरी। सॉरी, हाँ वेरी गुड, सिखा दिया। अगर नहीं भी है जस्ट टाइप गूगल, जो भी आपके पास कैलकुलेटर है उसका नाम लिखे ऊपर, कैसियो जो भी है RF 53XY जो भी मॉडल है उसका, और साथ लिख दें कार्टेशियन पोलर। काफ़ी यूट्यूब के आपको मिल जाएंगे, उसके अलावा गूगल पर मिल जाएंगे, वहाँ से विद इन 5 मिनट आप ये कन्वर्जन सीखें। एंड अगेन विद प्रैक्टिस आपका हाथ ज़्यादा पक्का हो जाएगा। मुश्किल ठीक है? ओके, एनीवेज 16 + 4 20 स्क्वायर रूट और इनवर्स ऑफ 0.5 इनवर्स tan ऑफ 0.5 कैलकुलेटर से आप यूज करके यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। ओके, करंट एक दफा आपके पास आ गया तो ये वो करंट है जो कि पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। ये जो दो कंपोनेंट्स लगे हुए या एक इंपेडेंस में लगी हुई है वो उसके साथ सीरीज में। ओके जी सर। अब किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट में अगर आपने अगर इस रजिस्टर में से फ्लो करता हुआ करंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सॉरी वोल्टेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? V = I V = R R, या फिर R। ठीक है जी, तो इन दोनों में कंबाइंड। ओके, द सेम एंड अगर आपको किसी वेक्टर में से V = XL IXL V = IXL करंट इसमें फ्लो कर रहा है और जो इसकी इंपेडेंस, YXL। ठीक है जो आपने पहले से बता दिया। हाँ भाई बाकी बात हो मैं ओके ओके। तो जो आपके सिंपल सर्किट में वैल्यूज थी वोल्टेज करंट्स की वो हमने ओके। मुश्तबा परेशान ठीक है? नहीं ये सवाल कंप्लीट नहीं हो गए। इनपुट टाइम टू में यहाँ पे आपने फेजर्स में काम किया, सो प्लीज इसको कन्वर्ट कीजिएगा, यहाँ पे छोड़ के नहीं आना चाहिए। ठीक है कामरान, जो आपको वाली बात ठीक है, चाहे इसको साइन में कन्वर्ट करें करने कोई एतराज नहीं, लेकिन एक और स्टेप ऐड करने की जरूरत है। इनपुट अगर उसकी साइन में दी हुई है तो उसको सिर्फ फेजर में कन्वर्ट करें
ताकि आपको ये आसानियाँ हो जाए। ओके, उसके बाद दोबारा से इसको आप साइनोसॉइड में कन्वर्ट करेंगे तो साइन का फंक्शन बनाएंगे। अगर इनपुट फेजर में होते तो फिर हमें कोई मसला नहीं था, फिर फेजर का ही आंसर लेके आप आए। ओके जी, एक तरह से कोर्स का स्टार्ट बैकग्राउंड वगैरह क्लियर हो गया। अब हम अगले सेक्शंस में ये देखने लगे कि वो तमाम चीज़ें जिनको हम चाहे फंडामेंटल ऑफ सर्किट थ्योरी या फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स या हम नेचर कहते थे, लाइक केवीएल केसीएल। ओके, ये फिजिक्स की बात नहीं है, ये नेचर की बात है। नेचर ऐसा बिहेव करती है, चार चीज़ ऐसा बिहेव करते हैं। उससे फिर केसीएल और केवीएल हमने निकाले थे लास्ट टाइम तक, या फिजिक्स के किसी सब्जेक्ट में या ईसीए की बात हमने की। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो जो बेसिक लॉज थे लाइक केसीएल केवीएल, और जो उनकी बेसिस पर हमने अगले स्टेप्स लिए थे, थ्योरम्स डेवलप किए थे, लाइक करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर, और क्या था जी, नोडल मैश, सुपरपोजिशन, ओके। तो क्या ये एसी सिग्नल्स के लिए भी वैसे ही काम करेंगे या इसके अंदर भी अमेंडमेंट्स होंगी तो वो क्या होगा? ठीक है, तो अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो EC1 के सारे थ्योरम्स को, जबकि वो तमाम थ्योरम्स जो कि DC के लिए हमने देखे थे, उनको सॉल्व किया था, अब हम उनको AC के लिए पक्का करते हैं। ठीक है, उसको एक तरह से लेट्स स्टार्ट विद द केवीएल जनाब ये बात कर रहा था कि हाँ जी अहमद क्या कह रहा था केवीएल? जो सर्किट में वोल्टेज इंटर होते हैं और उसमें लीड करते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं सर्किट में। ओके, हाँ जी, ओके ओके ठीक है, ये मैथमेटिकली बात होगी। सर्किट के अंदर क्या बात है? सर्किट के अंदर कुछ एक लफ्ज़ साथ आप लोगों ने अगर हर सर्किट हर कंपोनेंट के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो टोटल मेन सोर्स के वोल्टेज के इक्वल होता है। हर कंपोनेंट के जो भी कंपोनेंट अगर उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका Okay. सम वो अगर हम करें तो वो इसमें फिर कन्फिग्रेशन वगैरह की बात, चाहे कंपोनेंट कहीं पर भी लगे हुए हो किसी भी सर कंडीशन एक लूप के तौर पे हम चेक करते हैं। ओके, हाँ इब्राहिम क्या कह रहे थे? किसी भी एक क्लोज पाथ, इट कुड बी लूप और मैश। ठीक है, लूप और मैश भी दो चीजें थी आपके पास। ठीक है, तो किसी भी क्लोज पाथ में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी कंजर्व रहती है, या मैथमेटिकली हम बात करें किसी भी एक क्लोज पाथ सर्किट में, एक सर्किट में 2 या 3 क्लोज पाथ्स हो सकते हैं। तो आप ये नहीं कह रहे कि अगर मिसाल के तौर पर ये एक वोल्टेज सोर्स है, केवीएल हरगिज़ ये नहीं कह रहा ये 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ 30 जो ये यहाँ पर जो आपके पास इनपुट सोर्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको एक लूप ले लें, अब यहाँ पर किस कंपोनेंट की बात हो रही है? केवीएल ये कह रहा है किसी भी क्लोज पाथ, ये एक क्लोज पाथ को आप कैसे आइडेंटिफाई करते थे? किसी एक नोड से स्टार्ट करते थे, उसी नोड पे मुख्तलिफ नोड्स से होते हुए उसी पे आते हैं। ठीक है, किसी भी एक नोड से स्टार्ट करते थे, मुख्तलिफ नोड से होते हुए क्लॉकवाइज चले जाए, एंटी क्लॉकवाइज चले जाए, किसी भी एक नोड से स्टार्ट करते थे, मुख्तलिफ नोड से होते हुए। ठीक, अब जो एक क्लोज पाथ बनाया हमने, ब्लैक वाला या ब्लू वाला या रेड वाला,
ओके, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो वोल्टेज है वो कंजर्व रहेगा, यानी कि इसमें जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो आप कौन सा वाला चूज करेंगे, ब्लैक, ब्लू और रेड? क्या बाकी हाँ बताइए ना, इतनी सोच नहीं कर ब्लू दिस वन। ओके, केवीएल ये कह रहा है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वन टू थ्री फोर, ये फोर वोल्टेजेस शुड बी इक्वल टू that's the KVL, that was the KVL। ठीक है, हम रिवाइज कर बिल्कुल। तो मैं कहता कि यहाँ भी जो आपने कॉन्फ़िगरेशन दी है ये ठीक नहीं है, या अगर कॉन्फ़िगरेशन आपका जो गिवन है वो ऐसी नहीं होती सॉल्व होती, ठीक है। अगर इसको मैं कह रहा हूँ ओके, ठीक है। ये हमने काफी पेज में इसे इवैल्यूएट जब केवीएल देखा था तो उस वक्त देखा कि हम किस तरह से हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, किस तरह से हम ले सकते हैं अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। करंट जो है वो हायर टू लोअर की तरफ ट्रैवल करता है, तो एक ही निशानी होती है। अगर आपको पोटेंशियल देना है तो आप मेल बाय देख के ये सारी डिस्कशन हमारी ओके। तो दैट वाज योर केवीएल। अब अगर ये जो वोल्टेजेस जो गिवन है, लेट्स सपोज यू टाइम डोमेन के अंदर हम साइनसॉइड के लिए लिखें v1t n okay, these symbols could be positive or negative, so हमने आपको बताया कि यहाँ पर तीन किस्म के सिंबल आ सकते हैं, एक मैग्नीट्यूड का हो सकता है, दूसरी पोलैरिटी का हो सकता है, एक फॉर्मूले का, एक समेशन वाला एक है, वो आपको याद रखना है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो v1 का मैग्नीट्यूड जो भी है कोसाइन ओमेगा t प्लस ओके तो सो ऑन इज इक्वल टू 0। ये इसकी सिंपल सी साइनसॉइड के फॉर्म। इस साइनसॉइड के फॉर्म को अगर मैं फेजर में कन्वर्ट करता हूँ तो आप कहते हैं कि ना अगर मैं दरमियान में स्टेप्स में नोट करती है प्लस सो आइदर ये वाली तरफ अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं ये बात नहीं, so either it should be equal to 0 or this should be equal to 0, okay। you know from the primary maths कि ये वाली टर्म हम 0 नहीं कर सकते, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन 0 नहीं, तो फिर हम इस टर्म को 0 कर इस तरह से लिख लें चाहे इस तरह से लिख लें, ये दोनों हमारी फेजर की रिप्रेजेंटेशंस में आ गई। ये फेजर नहीं है ना, that's the expression for S KVL, ठीक है जी। KVL जो कि टाइम डोमेन में ये कह रहा था कि किसी भी एक क्लोज पाथ में, किसी भी एक मैश में, किसी भी एक लूप में तमाम वोल्टेजेस का सम कंजर्व रहेगा, इक्वल टू 0 होगा। वही बात हो फेजर, ठीक है। यानी केवीएल जो नेचुरल लॉ हमने कहा उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है जी। इसी पैटर्न पर अगर आप आज की क्लास में
ओके मुझे बताइए सेम पैटर्न पर चलते हुए अगर हम केसीएल की भी डिस्कशन करें और एट अ नोड केसीएल ही कह रहा था, केवीएल लूप की क्लोज पाथ की बात कर रहा था, तो केसीएल किसी नोड की बात कर रहा था। अगेन दे शुड नॉट बी सर्किट के, एक सर्किट के अंदर जितना करंट होगा उतना ही उसके कंपोनेंट्स के अंदर आने, एक सर्किट में आने और जाने वाला करंट नहीं, इट्स नॉट द नोड्स। अब्दुल्ला यू विद मी? किसी भी एक नोड पे मैं अगर वापस चला जाता यहाँ पर ये एक नोड है, मेरे सर्किट में चला जाता तो इस नोड पर आने वाले और जाने वाले करंट इक्वल है, दैट्स व्हाट केसीएल से पास कर लेते हैं। ठीक है, अहमद करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो ये इस तरफ जा रहा होगा, यस सर, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है तो इस तरफ, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो ये इस तरफ। ठीक है अहमद? यस सर, ठीक है, तीनों डायरेक्शंस करंट की। ठीक है नहीं अब्दुल्ला? क्योंकि हमें ये बात पता थी कि करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है और इस चीज को अज्यूम करते हुए हमने ये तीनों करंट की डायरेक्शन दे दी साले। ठीक है, ओके, पक्की बात है? ओके, तो अब अगर मुझे यहाँ पर करंट्स की नोटेशन लिखनी हो, तुम्हें क्यों सी आ रही है? मैं बोलो बोलो ना, क्या गलत लग रहा है बताओ, अगर गलत लग रहा है। ये तीन लोग जो है ये इनकी गवाही झुठला रहे हैं, बताओ हम गलत कह रहे हैं? भाई गलत लग रहा है तो ठीक है, तुम्हारा आजादी राय का हक है, लेकिन हम तीन जो लोग हैं साले, अहमद और मैं, हम गलत कह रहे हैं, तुम ये कहना चाहते हो? हाँ भी इब्राहिम, तुम भी कह रहे हो कि हम गलत कह रहे हैं? सीआर और उस्ताद दो अजीम हस्तियां गलत कह रहे हैं। बताओ यार इनको दोबारा से कि करंट चूंकि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन ये वाली बनती है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है डायरेक्शन ये वाली बनती है, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन ये वाली करंट की बनती है। जो करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है ना, हाँ मिसाल है, ठीक है, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने वाली करंट की डायरेक्शन ये बनती है। एक सेकंड यार, चलने चले जनाब, क्या मसला है? किसकी डायरेक्शन? कंपोनेंट को हमने कलर से किया ना, देखो कलर बता, कलर बता, करंट तो ये सारे करंट ही है सर, वो जो आपने कलर बनाया उसका वो करंट उसका कौन सा कलर क्या है? करंट का कलर बताओ, ठीक है, ब्लैक, ब्लू और रेड। ब्लैक, हाँ जी, क्या मसला है? सर वो इस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जाएगा, किस तरफ जा रहा है? सर इस तरफ। अहमद सर रेड में नीचे की तरफ आ गया, रेड उसके से नीचे जा रहा है, ओके, एक सेकंड, ये एक रजिस्टर यस सर, हायर से लोअर पोटेंशियल फर्स्ट कर सकते हैं। यस सर, हायर पोटेंशियल को हम नेगेटिव साइन से यस सर, और लोअर पोटेंशियल को हम पॉजिटिव साइन से यस रिप्रेजेंट सर, सर पॉजिटिव होगा हाई, हायर को हम पॉजिटिव और लोअर को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते यस हैं। सर, ये कहना चाह रहे हैं, यस सर, ठीक है? यस सर, तो करंट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर से नीचे। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ठीक है, हायर से लोअर, ठीक है, हायर से लोअर या पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब यहाँ पर क्या मसला? अहमद बता रहा है सर, ये
एक ब्लू वाला सर जो ब्लैक वाला है हैं ब्लैक वाला है उसे एक उसका एरो उसका एरो सर ये काफी बड़े हैं यार ये तो टेस्टर है यस सर और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है उसके लिए नेगेटिव टर्मिनल है। यस सर तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है सर इधर की तरफ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव इधर नेगेटिव की तरफ जाएगा यस सर वो वैसे नहीं हंस रहा था तुम लोग जो है ना मुझे छोड़ के भाग जाते हैं मैं ऐसे ही छूटा पड़ गया आपको मोबाइल ठीक है ओके रेड वाला क्या हुआ हायर से लोअर की तरफ है सही है वो मैंने आपकी जो भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर हमने दो लोगों को कंसीडर किया था ना दो सिंबल्स बने तो उसके मुताबिक मैंने रिस्पेक्टिवली करंट की डायरेक्शन दी थी ठीक है अगर आप ब्लू वाले पोलैरिटीज को मान रहे हैं तो डाउनवर्ड्स अगर आप रेड वाली पोलैरिटीज को मान रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी ओके और ये बात आप लोगों ने देखी हुई है कि इससे फर्क कोई नहीं पड़ा मिसाल के तौर पर अगर ये वाला जो वोल्टेज आया है ये 4 वोल्टेज आया ब्लू वाला तो जो ब्लैक वाला वोल्टेज आएगा वो -4 वोल्टेज आएगा ठीक है करंट की डायरेक्शन से या वोल्टेज की पोलैरिटी से जस्ट आपको मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज आता है ओके ये बात याद आ गई ओके तो ये आपका मैथमेटिक्स आप वहीं से करेक्शन कर लेंगे इन्हें भी जो ब्लू वाले की और जो रेड वाले की असम्पशंस भी वो इस तरह से एनीवेज कहां पे थे हां जी यहां पर अगर मुझे केसीएल लगाना पड़ जाए तो मैं कहूंगा I1 is coming let's suppose blue1 I2 is leaving I3 कॉल इसको ओके तो जो और summation of current is equal to सेम कहानी आप यहाँ पर चलाएंगे तो जो रिजल्ट आपके पास निकलेगा वो अगेन KCL for the sinusoids यानी कि AC फेजर फॉर्म KCL भी कहता है कि किसी भी एक नोड पर करंट जो है वो कंजर्व है यानी कि उस पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से जाएगा ओके KCL या फिर आपका कुदरत का कानून ओके जी अगले स्टेप पे चलें तो KCL और KVL के अंदर फेजर की वजह से कोई मसला कोई चेंज नहीं है यहाँ से हमने लिख दिया है इसी का सिग्नल हमारे पास एक लॉ था वोल्टेज डिवीजन करंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर ठीक है और हम लोगों को ये बात पता थी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रैक्टिस कर दी कि अगर सर्किट में मौजूद कोई से भी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स सीरीज में ओके सर्किट में हो सकता है कि कंपोनेंट्स 10-12 हो और वो मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन में दो सीरीज से लगे हो दो पैरेलल में लगे हुए हो दो ना सीरीज में लगे हो ना पैरेलल में लगे हो वगैरह वगैरह जो भी सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन हो जहां जहां पर भी सर्किट के कंपोनेंट्स सीरीज में होंगे वहां पर आप वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं ठीक है सीरीज में करंट सेम रहता है ओके मिसाल के तौर पर सिंपल सा केस दो इम्पीडेंसेस सीरीज में कनेक्ट ओके और इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज मालूम सर्किट टोटल सर्किट का इनपुट वोल्टेज की बात नहीं है
ये दोनों सीरीज में थे, ठीक है, क्योंकि सीरीज की निशानी क्या थी, एक कंपोनेंट कनेक्टेड हो और उस नोड पर कोई तीसरा कंपोनेंट आके कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है, यस सर, ये दोनों सीरीज में है, यस सर, लेकिन ये और ये सीरीज में नहीं है। यस सर, अभी नहीं है वो रहता था नहीं, ये और ये सीरीज में, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ठीक है। ओके, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज ठीक है। यानी कि अभी तक के वोल्टेज डिवाइडर के मुताबिक अब जो वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई हो सकते हैं वो या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर हमेशा उन कंपोनेंट्स पर अप्लाई होता है जो आप इसमें सीरीज की बात समझ आ रही। क्या सिर्फ यही कंडीशन काफी है कि जहां पर भी कंपोनेंट सीरीज में नजर आए वहां पर आप वोल्टेज डिवाइडर लगा दें? नो, उन कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज, टोटल वोल्टेज भी मालूम होना चाहिए, तब आप इसका इंडिविजुअल वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो पहले आपको जोर लगाना होता है कि मैं इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालूं। इट कुड बी वाया सिंप्लीफिकेशन, इन दोनों को आपने सीरीज में थे ऐड कर लिया, इन दोनों पैरेलल में थे, इसको 1/, जो भी आपने सिस्टम याद किया कर दिया, ये कंपोनेंट्स आ गए, यहाँ पर केवीएल लगा दिया, वो सारी लंबी कहानी। ठीक, और वोल्टेज डिवाइडर में वहां पर लगेगा जहां पर सीरीज में कंपोनेंट्स हैं। हम सिंपल केस पे आते हैं, इस हवाले सर्किट को छोड़। ओके, यस ओके जी। अब इक्वल्स ओके, सीरीज में दोनों इम्पीडेंसेस उनको आपने ऐड कर दिया। 4 + 5 एओटा, 2 + 10 एओटा, वो ऐड हो गई एक इम्पीडेंस में। ओके, जहां से लेक्चर के दरमियान में बात आई, वोल्टेज गिवन है, सेम वोल्टेज लगाते हैं, यस ठीक है। सीरीज में करंट बराबर होता है, मींस कि जितना यहाँ पर ये बात ठीक है। ठीक है, क्या हम ये कह सकते हैं कि सीरीज में जो करंट बराबर होता है, ओके, यही करंट की अमाउंट इसमें भी फ्लो कर रही है और यही करंट की अमाउंट इसमें भी, ओके, और यही वो करंट है जो कि आपके सोर्स के पास से भी आ रहा है। ओके, हमारा टारगेट ये है हर इंडिविजुअल कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज को मालूम करना है, जबकि टोटल वोल्टेज भी बराबर हमें गिवन, तो जब यहाँ पे बात नहीं करते ठीक है, सर्किट का वोल्टेज नहीं, इन दो कंपोनेंट्स के क्रॉस जो वोल्टेज है वो गिवन है या फिर आपने मुझसे निकाला। ओके जी जनाब,
V1 is equal to V over total impedance. I Z1 over Z1 V1 is equal to Z1 Z1 के अक्रॉस निकाला Z1 प्लस V1 ओवर Z1 प्लस होगा। वोल्टेज में सर वो ठीक है जी, आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं ठीक है। और ये जो शोएब बात कर रहा था, हम बिल्कुल उसी नतीजे पर पहुंच गए। जिस भी कंपोनेंट के क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, उसकी इंपीडेंस को आपको नोमिनेटर में रखना होता है, यस divided by sum of those impedances which are in series। ये पूरे सर्किट की इंपीडेंस को ऐड नहीं करना, यस वो कंपोनेंट जिनको आपने अंडर कंसिडरेशन रखा है या जिस जो कि सीरीज पे है। ओके, तो सिंपल केस इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई द वोल्टेज अक्रॉस दीज। ये वाला वोल्टेज सर्किट का वोल्टेज जो इनके क्रॉस वोल्टेज है। यस यही सेम कहानी इसी वन के अंदर भी वोल्टेज डिवाइड। सो लाइक केसीएल केवीएल फेजर्स या एसी सिग्नल आपके वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर भी कोई फर्क नहीं डाला। केसीएल भी वही था, केवीएल भी वही है, वोल्टेज डिवाइडर भी वही है। यानी कि वोल्टेज डिवाइडर ये कहता है कंडीशन नंबर 1 कंपोनेंट सीरीज में, कंडीशन नंबर 2 और उन सीरीज में मौजूद कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज मालूम है। ओके, तो फिर आप उन इंपेडेंसेस या उन कंपोनेंट्स के अक्रॉस इंडिविजुअली वोल्टेज निकाल सकते हैं। कैसे? जिस भी इंपेडेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है उसकी वैल्यू नोमिनेटर में, जो इंपेडेंसेस सीरीज में थी उनका सम, और जो वोल्टेज उन सीरीज में मौजूद इंपेडेंसेस के अक्रॉस था उससे। ठीक, फॉर्चुनेटली जैसे वोल्टेज डिवाइडर वहां पर थी और n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए ट्रू था, सिर्फ 2 की बात नहीं होगी। यहाँ पर भी अगर आपके पास 2 की बजाय 200 कंपोनेंट सीरीज में आपस में सीरीज में नहीं, सीरीज आपस में 2 ही होगी। ठीक है, जिसका यहाँ पर थ्रेड बना हुआ 1 2 3 4 5 ये 5 कंपोनेंट्स सीरीज में। ओके, और फर्ज करते हैं कि इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी आपको मालूम है, इस इंपेडेंस का वोल्टेज मालूम है। ये जो Z2 इंपेडेंस है ये इन पांचों के पैरेलल में है। हाँ इब्राहिम साले कैसे? सर के बोर्ड साले साले उसके नोड के दरमियान में वो कनेक्ट है। सॉरी, दोनों के नोड्स के दरमियान में वो कनेक्ट है। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो इंपेडेंस है Z2 ये इन पांचों के पैरेलल में है। कैसे? सर क्योंकि हर एक के नोड के दरमियान इसके रिलेशन इसकी नोड के दरमियान होता है, उस नोड से एक और अलग कंपोनेंट होता है। अच्छा चलो ठीक है, जो बात आप कर रहे हैं, क्या आप इन पांचों को सिंपलीफाई करना चाहेंगे? सर ये पांचों पहले ये तो सबको करेंगे सीरीज में। हाँ जी करें करें, ये इसको नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 जी कीजिए। सर पहले 1 2 को तो सीरीज में करेंगे। ओके, तो ये दो मुख्तलिफ इंपेडेंसेस लेंगी या एक इंपेडेंस होगी? ठीक है, ये दोनों मिलाकर एक इंपेडेंस बना देंगे। ओके, फिर क्यों भला? सीरीज में है, वेरी गुड। तो ये तीनों मिलाकर एक इंपेडेंस
और फिर दोनों मिलाकर लेकिन दोनों ऐड कर देंगे फिर वो उसके साथ पैरेलल चूंकि 5 सीरीज में तो 1 2 3 4 5 इनकी इंपीडेंसेस ऐड होकर एक इंपीडेंस बना देगी और वो जो 1 to 5 इंपीडेंस है वो उसके साथ पैरेलल इसके साथ पैरेलल है। अब नजर आ रहा है, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगा, तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज उस सबके अक्रॉस होगा। ओके, यहाँ पर आप केवीएल लगाकर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। पैरेलल की कंडीशन चल रही है। ओके, अब इसमें से अब ये वोल्टेज जो कि Z2 के अक्रॉस है ये मालूम है। ओके, और ये पांचों इंपीडेंसेस सीरीज में, मुझे इस इंपीडेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। कैसे निकालना? 4 वोल्ट जिसके क्रॉस फाइंड करना वो नोमिनेटर में रख देंगे, नोमिनेटर में रख देंगे क्या रखेंगे? 4 इसकी इंपीडेंस Z4 नोमिनेटर में चलेगी, इतना। बाकी सारे Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 के डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएंगे। ये दोनों नहीं, क्यों? टोटल वोल्टेज तो टोटल वोल्टेज तो ये भी आना है, पूरे सर्किट की इंपीडेंसेस को ऐड करना है। लेकिन हम लूप में फाइंड कर रहे हैं, लूप में फाइंड कर रहे हैं, सिंगल लूप में फाइंड कर रहे हैं। लूप में नहीं, हम उन कंपोनेंट्स को कंसीडर किए हुए हैं जो आपस में सीरीज में। ओके, ये वोल्टेज डिवाइडर की पहली कंडीशन ये है वो कंपोनेंट जो कि सीरीज में। ओके, तो जितने भी कंपोनेंट सीरीज में थे उनको ऐड कर दिया जी। अब टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल वोल्टेज से मुराद ये वाला वोल्टेज, ठीक है। हाँ जी अब्दुल्ला, ठीक निकाल लिया इसका V4, इसका क्रॉस वोल्टेज, ठीक है। रिपीट करो कैसे निकाला इसका। साले तुम्हारी बारी अगली, उमैर इसके बाद तुम्हारी बारी, शुएब उमैर से पहले तुम्हारी। हाँ जी, जब इसके क्रॉस कर रहे हैं उसको नोमिनेटर में ऊपर बाकी लेंगे, बाकी के सब ऐड अप करना है। सबको ऐड अप करने से मुराद ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 इंपीडेंस। हाँ, वो पूरे वाले इधर वाले क्यों करेंगे, उधर वाले क्यों करते? मशरकी पाकिस्तान। हाँ, इधर वाले क्यों ऐड कर रहे हैं? ये वाला लूप सॉल्व कर रहे हैं, सेम बात उसने भी की थी आप, ये वाला लूप सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, इन्हीं को क्यों ऐड कर रहे हैं इन पांचों को? क्योंकि ये सारे सीरीज में वो उनके साथ पैरेलल में, और हमें ये पता है वोल्टेज डिवाइडर जो होता है वो सीरीज में लगता है, सिर्फ सीरीज वालों में लगता है। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है शाबाश, ठीक है। हाँ जी, तो इसीलिए आपने इन पांचों को ऐड करके यहाँ पर लगा दिया। हाँ जी, अब उसके बाद ये भी लिखाया उसमें टोटल वोल्टेज, मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल वोल्टेज के साथ। टोटल वोल्टेज ये वाला वोल्टेज सोर्स जो कि सर्किट के साथ कनेक्टेड है उसके साथ होगा, ठीक है। हाँ सर, हाँ विषय सर उनके अक्रॉस पांचों के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज निकाला वो मल्टीप्लाई ना यार हाँ साले सर जो एक पांचवें क्लास वोल्टेज होगा उससे मल्टीप्लाई करो। अच्छा, वो कौन सा वोल्टेज होगा? वो तो भी नाम दे सकते हैं कि किस कंपोनेंट में क्रॉस वोल्टेज है? अरे एक सर इन पांचों के क्रॉस जो नोड लगे हुए हैं तो एक ऊपर एक नीचे इधर नोड Z2 के क्रॉस जो वोल्टेज है, क्योंकि ये सब सीरीज में करेंगे तो एक बनेगा वो उसके साथ पैरेलल। हाँ भी बात समझ आ गई क्या? ये वाला वोल्टेज है, हाँ इधर वाले सब दोनों में से कोई एक तो ये वोल्टेज जी के क्रॉस साथ कौन से Z के क्रॉस? सेंटर में लगा होगा, उसका नाम Z2 है। इंपीडेंस Z2 है, वोल्टेज कौन सा? Z2 का क्रॉस वोल्टेज। चलो हम सिंपल से प्रॉब्लम करते हैं। अब्दुल्ला हाँ जी अब्दुल्ला, कौन सी कंपोनेंट सीरीज में? सर इधर वाले सीरीज में इधर जल्दी सब पे नाम लिखा हो। सर जी वो V1 V2
V1 V2 के क्रॉस वोल्टेज है, 1 और 2 कंपोनेंट्स का नाम है वेरिएबल। ये दोनों सीरीज में, और कौन सीरीज में? अब ये इसके साथ 3 वाला भी सीरीज में है। 2 और 3 आपस में सीरीज में लग गई यार, 2 और 3 आपस में सीरीज में है। हाँ बोलो सर पहले ये दोनों को पैरेलल में सोल्व कर लेंगे, फिर ये सीरीज में आएगा। ओके गुड, उसको छोड़ो। इस कॉन्फ़िगरेशन में सीरीज में है कि नहीं 2 और 3? ओके, क्योंकि इस नोड पर एक और कंपोनेंट है। वेरी गुड। तो 1 और 2 सीरीज में है, और कोई सीरीज में? सर नीचे वाले वाली सीरीज में नाम लिखा है 4 5 भी सीरीज में। यस सर 4 5 सीरीज में। ओके, इन दो कॉम्बिनेशन में कोई एक कॉम्बिनेशन चूज कर दो। यस सर करो, ऊपर वाला ऊपर वाला। ओके, दोनों सीरीज में है। वोल्टेज डिवाइडर की कंडीशन नंबर 1 ओके हो गई। कंडीशन नंबर 2 क्या है? हाँ तुम्हें बता दो सर। हाँ जी, कंडीशन नंबर 2 क्या है? अब्दुल्ला बता रहा है यार, ना करो आएगा से ड्रम ना करेंगे। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 1 तो होगी कि ये दोनों सीरीज में हैं, आप वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई कर सकते हैं। एक और भी कंडीशन है वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करने की, वो क्या? सवाल है वो क्या कंडीशन है? दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज उन दोनों कंपोनेंट्स के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए। हाँ भाई, वो जो तुम पहले कह रहे थे कि पांचों, वो उन पांचों के क्रॉस जो वोल्टेज है वो मालूम होना चाहिए। इन दोनों के क्रॉस बिलफर्ज ये वोल्टेज गिवन है, इन दोनों के यहाँ से यहाँ से। ओके, अब किसी एक को पिक करके उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करो। इन दोनों V1 और V2 कौन सा फाइंड आउट करना चाहते हो? V2 फाइंड आउट करना चाहते हो, कैसे करोगे V2 फाइंड आउट? V2 ऊपर हो गया। हाँ जी, फिर पहले कैसे किया यार? नहीं है, सुनो कामरान अवैस, V2 कैसे निकालना था पहले? V2 पर नोमीटर बैठेंगे। V2 इंपीडेंस जी सर। V2 निकाल गए, सर 2 को भी ऊपर रखेंगे ना? 2 को ऊपर मींस इस कंपोनेंट की यस तुम्हारी वजह से सारे बैठे हैं इसमें। अब्दुल्ला मुझे पता है इसकी इंपीडेंस Z2 नोमिनेटर में आगे आगे ओके, क्यों Z1 प्लस Z2 क्यों कर रहे हो? ये बाकी कंपोनेंट्स तो है पूरे सर्किट में, क्यों ये लेते हैं? ये क्यों लेते हैं? सर दोनों भी क्लोज हैं? दोनों भी क्लोज इन दोनों के क्लोज क्यों ले रहे हैं इन दोनों के? सर ये हाँ भी अहमद, इन दोनों को क्यों ले रहे हैं? सीरीज में है क्योंकि वो है क्योंकि यही दोनों सीरीज में है जिनको हम कंसीडर करके वोल्टेज डिवाइडर लगा रहे हैं। यस सर। हाँ जी, अब आगे अब्दुल्ला सर मल्टीप्लाई करेंगे किससे मल्टीप्लाई करोगे? देखोगी नहीं, कौन से वोल्टेज से? हाँ भी, किस वोल्टेज से मल्टीप्लाई करें? V से दरमियान। क्यों इस V से मल्टीप्लाई करें? सर इस वाले से जो दरमियान लगा हुआ है Z2 वाला लगा हुआ है उस वोल्टेज इस वाले वोल्टेज से। यस सर। ओके, इससे क्यों मल्टीप्लाई करें? तो इसके साथ सेटिस्फाई कर रहा था ना वो। हाँ भाई, मैं क्यों ये बोला दोनों के क्रॉस में है जो भी है हमारा इन दोनों हाँ भाई, कौन से वाले वोल्टेज से मल्टीप्लाई करें?
इस वाले वोल्टेज से इस वाले वोल्टेज से मल्टीप्लाई। हाँ यार इस वाले वोल्टेज से क्यों? हाँ बताओ, चलो बताओ। अरे क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है क्या वोल्टेज पता तो चाहिए, वोल्टेज तो पता है, इसका वोल्टेज भी पता है, इसका वोल्टेज भी पता है, इन दोनों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये तुम तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सब पैरेलल में ये हम समझ नहीं सकते। ओके वेरी गुड। क्लास में फर्ज कर लेते हैं कि दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिनको वोल्टेज डिवाइडर आ गया और दूसरे वो जिनको वोल्टेज डिवाइडर की समझ नहीं आई। ठीक है, और इस वक्त ब्रेक ऑलरेडी हो चुकी है 15 मिनट पहले। तो जिन लोगों को भी वोल्टेज डिवाइडर समझ नहीं आया उनकी वजह से वो लोग भी बैठे हुए हैं जिनकी वजह से जिनको वोल्टेज डिवाइडर समझ नहीं आया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करें। लेकिन हम सिर्फ उन लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये जुमले अब एक ही लफ्ज, हम सिर्फ उन लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं जिनको वोल्टेज डिवाइडर की समझ नहीं आ रही। बाकी लोग वैसे के वैसे यहां पर बैठे हैं। यानी कि जो लोग समझ नहीं पा रहे वो अंडर कंसिडरेशन है, सिर्फ उन्हीं से बात हो रही है। काइंडली यही चीज यहां पर भी ऑब्जर्व करें कि जिन कंपोनेंट्स पर वोल्टेज डिवाइडर की कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, पहली कंडीशन कि वो सीरीज में होने चाहिए, दूसरी कंडीशन कि सिर्फ उनके अक्रॉस वोल्टेज मालूम हो, बाकियों की बात नहीं होगी जिनको समझ आ चुका। ये जो सीरीज में है इनके अक्रॉस, टोटल इनके अक्रॉस निकालना इंडिविजुअल के अक्रॉस है, लेकिन वोल्टेज मालूम होना चाहिए कंडीशन में। यानी फॉर्मूला ही आप तब, वो लूप ही तब आप ओपन करेंगे जब इन दोनों के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो मालूम होगा, ना कि सर्किट का इनपुट वोल्टेज या किसी और कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज। ओके, इसीलिए यहां पर जो वोल्टेज मल्टीप्लाई हो रहा है वो ये वाला है। ठीक है, पक्की बात है? हाँ भाई, नहीं ठीक है, ये वो वोल्टेज है जो इस नोड से इस नोड तक जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनके अक्रॉस। ओके, अब मुझे V5 फाइंड आउट करना है, यानी कि इस इंपेडेंस के अक्रॉस V5 V4 जी वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों कर सकते हैं? Z4 और Z5 सीरीज में है, इज इट इनफ? हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है? वो भी मालूम है। ओके, वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करना है, V5 निकालिए। V5 फाइंड आउट करना क्या करें? V5 क्या करूं इसको? V5 डिनोमिनेटर में लिखा, शाबाश, वेरी गुड, क्योंकि यही दोनों सीरीज में है, इन्हीं को हम कंसीडर किए बैठे हैं। शाबाश, अब मल्टीप्लाई बाय V3, क्योंकि ये वो वोल्टेज है जो कि आपकी जो अंडर कंसीडरेशन इंपेडेंसेस हैं जो सीरीज में है उनके अक्रॉस। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, आज के दिन हमने ये सिर्फ देखा है कि जो हमारी फेजर्स हैं वो एक तो एडमिटेंस की पहले हमने बात स्टार्ट की कि एडमिटेंस क्या होती है, और वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज ही देखना था वैसे, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एडमिटेंस इंपेडेंस के साथ किस तरह से हमारी कारआमद हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे नेचुरल लॉज हैं, जो फंडामेंटल लॉज हैं, वो किस तरह से एसी के अंदर ऑपरेट करेंगे। तो हमने कहा कि केसीएल और केवीएल और आज वोल्टेज डिवाइडर, ये तीनों बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, फॉर्मूला सारे वैसे ही जैसे कि ये आपके पास किसी एक। ओके, थैंक यू।